वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरओ री एग्ज़ाम के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं जो कि डेली रात को 9 बजे आ रही है। उसी को फोकस करते हुए हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर, ये क्लास डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हैं, जिसमें आरओ का री एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस हो, आप दोनों को टारगेट करते हुए यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। ये आपको जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, अलग अलग मॉक टेस्ट हैं और उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर के करवा रही हूँ। तो मतलब आप इसमें सीरियल देख रहे होंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीरियल नहीं चल रहा होगा। 100 to 150 क्वेश्चंस में लेकर के चलती हूँ और उसमें भी जो आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं वो मैं इनको स्किप कर देती हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हुए हैं। तो डेली इस सीरीज को फॉलो कीजिए। इसमें ज़्यादातर प्रश्न वो मिलेंगे जो लेटेस्ट ट्रेंड रहा है एग्जाम पैटर्न का, जैसे कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट देकर के पूछना कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, यूपी जीके हो, सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखिए। इसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या पेड क्विज लेना चाहते हैं, कंप्लीट क्रैश कोर्स पाना चाहते हैं, इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड ग्रुप के लिए आपको नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोशिश कीजिए अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए, साथ में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है, जो कि आपको पता है जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड रहा है यूपीपीएससी का और बदलता जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को तैयार कीजिए। आप वही पैटर्न फॉलो कीजिए, ना कि आप अलग से ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी ना हो और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो आपको अब इतना पता होगा, आप एग्जाम देते हुए इतना समझ गए होंगे कि आपको कैसा ट्रेंड और पैटर्न रहा है और कैसे आपको कंटेंट अपना चूज करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं जानकारी देना चाहूँगी, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से आपको कोर्स मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से परचेज कर पाएंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आप कोर्स ही परचेज कर रहे हैं तभी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ले लीजिए, या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का चैनल है उसे फॉलो करते रहिए, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोनों आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जैसे भी मेहनत कर सकते हैं उस तरह तैयार कीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जैसे कि टॉपिक वाइज है, वो दोपहर 1 बजे आता है और रात को 9 बजे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की क्लास में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप डेली ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं ना, रिवाइज कर लेंगे डेफिनेटली, जैसे कि अभी पीसीएस के पेपर में भी क्वेश्चन थे और ऐसे आगे भी मिलेंगे आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 61st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले सारे विकल्प देखते हैं। ऑप्शन 1 है, मतलब 1 जो स्टेटमेंट है इसमें आर्टिकल 66 दिया गया है। जो बताया जा रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। आर्टिकल 80 लोकसभा की संरचना से संबंधित है। आर्टिकल 51A इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं और आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहेंगे तो थोड़े थोड़े करके आपके लगभग जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो प्रिपेयर हो जाने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आर्टिकल 66 में है, बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा की संरचना, तो यहाँ पर गलत दिया गया। लोकसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल 81 में है, जबकि 80 में राज्यसभा की संरचना दी गई है। आर्टिकल 51A जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, मौलिक कर्तव्य से, पार्ट 4A में दिया गया है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। करेक्ट आंसर चूज करेंगे तो हो जाएगा 1, 3, 4, ऑप्शन सी राइट होगा। 62nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही या करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहले दोनों स्टेटमेंट देखिए। पहला स्टेटमेंट है 1978 का जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसके द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। सेकेंड है 2003 के 86th अमेंडमेंट के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है।
देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप कह रहे होंगे मैम 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही तो था जिसमें ये हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पर ईयर गलत दिया गया है, तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। 2002 में 86वां संशोधन हुआ था जिसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन ए राइट है। 63rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करने पहले सारे स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है 1971 के 24th अमेंडमेंट के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो। सेकंड है 1976 के 42nd अमेंडमेंट के अंतर्गत संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को समाप्त किया गया था। थर्ड है 1978 के 44th अमेंडमेंट के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था। अब इनमें से करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है, तीसरा गलत है, क्योंकि देखिए ये जो संशोधन दिया गया है गलत है। राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का जो प्रावधान है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, उसमें किया गया, ना कि 44th। इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। 64th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। अब ये हमारे संविधान के कुछ स्रोत हैं, जैसे कि आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, ब्रिटेन के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से द्विसदनात्मक अर्थात बाइकैमरलिज्म लिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है तो डीपीएसपीज लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से एक सशक्त केंद्र की स्थापना की गई है और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और ब्रिटेन के संविधान से हमने द्विसदनवाद इसका प्रावधान लिया है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे हम लोग ए। 65th क्वेश्चन देखिए, 1969 में स्थापित गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है। पहला है महाराष्ट्र, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उड़ीसा और फोर्थ है तमिलनाडु। तो गोदावरी नदी का जल विवाद इसमें पूछा गया न्यायाधिकरण के बारे में, जो कि 1969 में स्टैब्लिश हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और उड़ीसा शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनके बीच में गोदावरी जल विवाद है। यहाँ पर तमिलनाडु नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। एक बार फिर सुन लीजिए कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, एमपी और उड़ीसा, 5 स्टेट्स हैं जिनके बीच ये डिस्प्यूट है। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है जिसमें इन राज्यों को लिया गया है 1969 में। 66 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में मिलान करना है। बंदरगाह नगर हैं और उनसे संबंधित जो रिवर्स हैं उनको दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पोर्ट देखते हैं, इसमें पोर्ट्स में प्रभास पाटन है, मेघम है, सुतकांगेडोर है और लोथल है। नेक्स्ट है हिरण्य नदी, दास्क नदी, नर्मदा नदी, साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर। मुझे पता है आपको सारे नहीं याद होंगे, पर एक तो याद होगा जो कि आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, और वो है लोथल। ठीक है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल जो है उसका हो जाएगा साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर। ठीक है, चलिए एक हम लोग देखते हैं। डी का 4 आपको 2 ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 ऑप्शन हमने हटा लिया। एक सुतकांगेडोर के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, और सुतकांगेडोर ये है, इससे रिलेटेड जो रिवर है वो हो जाएगी दास्क नदी। तो हमें 2 ऑप्शंस मिल गए हैं, सुतकांगेडोर का 2 हो जाएगा। सी का 2 किस में दिया गया है वो भी हम देख रहे हैं, 2 ऑप्शन में दिया गया। अब तो देखिए आपको और कोई एक आता होगा तभी आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करे तो आप सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। अब मेघम जो है, मेघम या प्रभास पाटन, तो प्रभास पाटन हिरण्य नदी के पास है और मेघम हो जाएगा नर्मदा नदी, और करेक्ट आंसर हम यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन ए। 67 क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट है बृहदारण्यक उपनिषद में बिंबिसार को काशी का राजा कहा गया है। सेकंड है देवी सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। और थर्ड है 10 राजन युद्ध, जो कि परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था ये युद्ध। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ये जो काशी का राजा कहा गया है बृहदारण्य उपनिषद में, ये अजात शत्रु को कहा गया है, ना कि बिंबिसार को कहा गया है। गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, और इसलिए हम सही ऑप्शन चूज करेंगे बी को।
68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 17वीं शताब्दी में लड़ा गया था? ऑप्शन ए सरहिंद का युद्ध, ऑप्शन बी है चौसा का युद्ध, ऑप्शन सी है कन्नौज का युद्ध और ऑप्शन डी है सामूगढ़ का युद्ध। आप इसका पॉज करके पहले आंसर देखिए, फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन दूंगी कि इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप, क्योंकि पैटर्न यही है, क्रोनोलॉजी में लगाइए, तब आपको सारी डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं जो सरहिंद का युद्ध है ये हुआ था 1555 में। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, कन्नौज का आपको पता है 1540। ये दोनों तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है सामूगढ़ का, तो 1658 में। इतना क्लियर हो गया ना? तो अब 17वीं शताब्दी पूछा गया, ऑप्शन डी आंसर आपको मिल गया, ये करेक्ट है। क्रोनोलॉजी में भी लगाना होगा तो आप कैसे लगाएंगे? इसमें देखिए, सबसे पहले चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध और नेक्स्ट हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध। हर क्वेश्चन में देखते चलिए कि आपसे कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 69 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला स्टेटमेंट है किसानों की एक प्रथा मिरासी तमिलनाडु राज्य में प्रमुखता से प्रचलित थी। सेकंड है उड़ीसा राज्य में किसानों की एक प्रथा 12 बलूते प्रचलित थी। और नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट, कर्नाटक राज्य में किसानों की एक प्रथा थी अदादे, ये प्रचलित थी। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, तमिलनाडु में मिरासी प्रमुखता से प्रचलित थी, बिल्कुल सही है। ये जो 12 बलूते हैं ये उड़ीसा में नहीं थी, ये महाराष्ट्र में थी। ठीक है, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में अदादे थी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। याद रखिएगा 12 बलूते कहाँ थी? महाराष्ट्र में थी। अगला प्रश्न देखिए, 1806 में जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, इसके दौरान अंग्रेजों और होलकर राजवंश के राजा यशवंत राव होलकर के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ऑप्शन बी है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ऑप्शन सी है राजपुर घाट की ट्रीटी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजपुर घाट की हुई थी। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, इसकी डेट याद कर लीजिए, 1803 से 1805 के बीच हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद हुई थी एक ट्रीटी जिसको बोलते हैं राजपुर घाट की ट्रीटी। ठीक है, किसके किसके बीच हुई थी? तो यशवंत राव होलकर और ये अंग्रेजों के बीच हुई थी 1806 में। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए 71st क्वेश्चन देख लेते हैं। 71st क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है? ठीक है, ये पूछा गया आपसे, शेड्यूल कास्ट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नागालैंड में नहीं है और लक्षद्वीप में नहीं है। यहाँ पर ऐसी नहीं है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन सी करेक्ट है। याद कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इधर से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों में ऐसी नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 72nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है 1961 से 1971 तक की अवधि के दौरान जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि 24.8% दर्ज की गई है। और सेकंड स्टेटमेंट है 1951 से 2001 तक की अवधि के दौरान हुई जनगणना में जाति आधारित डेटा नहीं लिया गया था। थर्ड है 2021 की जनगणना देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए 1961 से 1971 ये टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा, जहां पर जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई थी और कितनी? 24.8% की। ठीक है, इतना तो करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए 1951 से 2001 तक की अवधि दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। 1951 से 2011 तक की जो जनगणना हुई है, ठीक है, यहाँ पर जाति आधारित डेटा नहीं लिया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2001 गलत है। फिर 2021 की जो जनगणना है वो कौन सी होगी? 16वीं और आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी, बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। ये सेंसस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते चलिए। 73rd क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना यूपी के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले शीर्ष 4 जिलों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं ऑप्शन नहीं रीड करूंगी, आप पॉज करिए, अपना आंसर देखिए, फिर मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी।
तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले सीट जो 5 जिले हैं, इसमें सबसे पहले जौनपुर आता है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है? जौनपुर का है। ठीक है, इसके बाद आजमगढ़ का है, फिर देवरिया और उसके बाद प्रतापगढ़। रट लीजिए, जौनपुर का 1024 है, आजमगढ़ का 1019 है, देवरिया का 1017, फिर प्रतापगढ़ है और उसके बाद सुल्तानपुर आता है। 3 तो अच्छे से याद ही रखिए, जितना पॉसिबल हो सकता है डेटा एक एक क्वेश्चन के साथ आप प्रिपेयर करते चलिए। तो अब याद रहेगा ना कि यूपी का सर्वाधिक लिंगानुपात देखेंगे तो सबसे ज्यादा जौनपुर में है, उसके बाद आजमगढ़, देवरिया और प्रतापगढ़। 74th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना, इसमें बताना यूपी के अनुसार, यूपी की जो जनगणना उसके अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष 2 जिले कौन से हैं? अब यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शंस हैं, गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर सब में है, बहराइच, गाजियाबाद और बलरामपुर में से आपको चूज करना है। ठीक है, इनमें से बताना है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो गौतम बुद्ध नगर तो है ही है, ये आपके सामने हर ऑप्शन में दिया गया, तो एक जिला आपको कंफर्म है, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो 49.1% हुई है। इसके बाद है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नेक्स्ट है गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, देन बहराइच और फिर बलरामपुर है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। याद रहेगा, गाजियाबाद की है 41.3%। 75th क्वेश्चन देखिए, नवीनतम अद्यतित कृषि डेटा 2023 के अनुसार जौ के उच्चतम उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्यों का चयन करें। राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में से। तो ये 2023 का डेटा है और इसमें जो भी अपडेट होता जा रहा है वो मैं आगे आपको, एग्रीकल्चर डेटा आ गया है जो भी, वो मैं करवा देती हूँ, जिससे आपको उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। अभी नए डेटा के अनुसार अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान, फिर यूपी है और उसके बाद एमपी है। तो राजस्थान, यूपी, एमपी, ठीक है, ये दिया गया है राजस्थान, यूपी और एमपी। 1, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछिए, मैं आंसर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। पेड कोर्स के लिए ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, आप इन पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन की वेराइटी देख रहे हैं, वही पैटर्न, वही आपका सिलेबस और वही चीजें कवर की जा रही है जो एग्जाम में जैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्न एक साथ मिले, आप ऐसी टेस्ट सीरीज और सॉल्व करना चाहते हैं और डेली आप प्रैक्टिस करके जानना चाहते हैं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। इन नंबर पे इंफॉर्मेशन लेकर के, ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। धन्यवाद।